इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर आदिल राजा ने दावा किया है कि पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर भारत के खिलाफ दो मोर्चों पर युद्ध की साजिश रच रहे हैं। आदिल का कहना है कि पाकिस्तान में आर्थिक हालात बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच गए हैं। देश दिवालिया होने के कगार पर है और इससे निकलने का कोई रास्ता मुनीर को नहीं दिख रहा है। ऐसे में मुनीर नई नई साजिशों का सहारा ले रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले आदिल राजा पाक सरकार और सेना के मुखर आलोचक हैं। आदिल लगातार असीम मुनीर, शहबाज शरीफ और दूसरे पाकिस्तानी नेताओं पर बड़े दावे करते रहे हैं। पूर्व मेजर आदिल राजा ने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के लोगों ने लूट मचा रखी है। इसका असर ये हो रहा है कि सरकारी खजाने में तनख्वाहें देने के लिए भी फंड नहीं बचा है। वर्ल्ड बैंक, चीन और अरब से भी नए कर्ज का रास्ता बंद हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से घिरा हुआ है। ऐसे में वो भारत के साथ छिड़कर चीन से मदद की तरफ देख रहा है। आदिल राजा का दावा है कि असीम मुनीर भारत के खिलाफ दो मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी में है। वो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को भारत के खिलाफ लड़ाई में शामिल करना चाहते हैं। इसमें वह चीन से मदद की कोशिश में लगे हैं और पूरी तरह से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हालांकि चीन इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के साथ तनाव पर भी चीन खुश नहीं है। आदिल का कहना है कि पाकिस्तान में घरेलू स्तर पर भी बड़े खेल चल रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार और उनकी पार्टी PMLN ये दिखा रही है कि जो कर रहे हैं वो मुनीर कर रहे हैं। आसिफ जरदारी भी बहुत खूबसूरती के साथ दूर से ही तमाशा देख रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारी पार्टी PPP सीधे तौर पर सरकार का हिस्सा नहीं है। ऐसे में पूरा मलबा असीम मुनीर की तरफ आ रहा है और वह इससे बच नहीं पाएंगे। पाकिस्तान सरकार में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ब्रिटेन के अधिकारियों से आदिल राजा के प्रत्यर्पण की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि मोहसिन नकवी ने ब्रिटिश दूत को बताया कि पाकिस्तान ने UK सरकार से शहजाद अकबर और आदिल राजा के एक्सट्रीडिशन के लिए ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है। उन्हें हवाला दिया कि दोनों पाकिस्तान में अलग आरोपों में वांटेड है। ये हम बात करें अमेरिका की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली आते ही अमेरिका को अब भारत की याद आने लगी है। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को जारी किया है। इसमें क्वाड का हवाला देकर भारत के रिश्ते को सुधारने के प्रयासों को जारी रखने का आह्वान किया गया है। अमेरिका ने यह आह्वान तब किया जब वो ट्रेड डील और भारी भरकम टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद काफ़ी बढ़ा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में पैदा हो रहे खतरे से निपटने के लिए भारत की भागीदारी जरूरी है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है। अमेरिका के नवंबर महीने के लिए जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में पाकिस्तान का केवल बार जिक्र किया गया है। वो भी केवल भारत और पाकिस्तान सीज़फायर का जिक्र है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। वो भी तब जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल PM शहबाज सहित दोनों ने हाल के दिनों में ट्रंप की खुशामद में कई बयान दिए हैं। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में कहा गया कि हमें भारत के साथ व्यावसायिक रिश्ते को सुधारना चाहिए ताकि नई दिल्ली क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत सुरक्षा में योगदान दे सके। इसमें कहा गया है कि हम अपने सहयोगियों के साथ अपने काम को जोड़ेंगे ताकि अपने संयुक्त लक्ष्य किसी एक देश की आधिपत्य को रोका जा सके। अमेरिका को भारत रूस दोस्ती से टेंशन है। अमेरिका ने रिपोर्ट ऐसे समय पर जारी किया है जब अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण विरोधी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए हैं। भारत में पुतिन का जोरदार स्वागत किया गया है। भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका के लिए हमेशा ही चिंता का विषय रही है। अमेरिका ने भारत के रूस से तेल के लेने की वजह से अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ दर 50% तक पहुंच गया है। अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत सरकार लगातार रूस से तेल खरीद रही है। भारत ने साफ कर दिया है वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को भारत और अन्य यूरोपीय तथा एशियाई सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीका में क्रिटिकल मिनरल के लिए संयुक्त रूप से दावेदारी की जा सके। हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में कहा गया कि अगर कोई विरोधी दक्षिण चीन सागर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ये एक सुरक्षा चुनौती है। इससे आगे चलकर विरोधी ताकत दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर टोल लगा सकता है। अपनी इच्छा के मुताबिक इस मार्ग को खोल और बंद कर सकता है। ये बात करें यूक्रेन की। यूक्रेन पर रूस के ताज़ा हमलों ने युद्ध को एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। पिछले 48 घंटे के भीतर यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने लगभग 36 बैलिस्टिक मिसाइलों और करीब 600 ड्रोन के जरिए व्यापक हमला किया, जिसमें कई बड़े ऊर्जा संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गए और लगभग 15 लाख लोग अंधेरे में डूब गए हैं। खेरसोन सूमी का बड़ा हिस्सा, खार्किव शहर और खार्किव क्षेत्र के विलवाच स्थित सैन्य अड्डे पर हुए हमलों ने न सिर्फ बिजली आपूर्ति ठप कर दी है बल्कि यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं और नागरिक ढांचे दोनों को गंभीर चोट पहुंचाई है। इन हमलों के दौरान 20 से अधिक नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। यूक्रेनी मीडिया सिर्फले और किर्विक इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेनी ऊर्जा मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन के हवाले से मिल रही जानकारी के अनुसार रूस ने इस हमले की प्राथमिक दिशा के रूप में ऊर्जा अवसंरचना और सैन्य अड्डों को चुना।
खिरसोन और सुमी क्षेत्र में प्रमुख विद्युत उपकेंद्रों और ट्रांसफार्मर स्टेशनों को निशाना बनाए जाने की वजह से पूरे इलाके में लंबे समय के लिए बिजली की कटौती लागू करनी पड़ी। खारगिव शहर और उसके आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ साथ पानी के पंपिंग स्टेशन, ट्राम, मेट्रो जैसी सारी सुविधाएं ठप हो गई। सैचुरेशन अटैक की रणनीति। यूक्रेनी सेनाओं के अनुसार 48 घंटों में रूस ने लगभग 3 दर्जन से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 600 के करीब ड्रोन दागकर सैचुरेशन अटैक एक साथ इतने लक्ष्यों पर हमला किया कि वायु रक्षा सिस्टम ओवरलोड हो जाए की रणनीति अपनाई। युद्ध पर नजर रखने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय सामरिक थिंक टैंक जैसे इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि सर्दी और ऊर्जा निर्भर महीनों के आसपास रूस यूक्रेन की बिजली और हीटिंग सुविधाओं पर हमले तेज कर सकता है ताकि सामाजिक आर्थिक दबाव बढ़ाकर कीव को बातचीत या रियायतों की ओर धकेला जा सके। ये बात करें अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जारी कानूनी कार्रवाई ने नया मोड़ ले लिया है। ढाका के एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल ने गुरुवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के विदेश में रह रहे बेटे सजीब वाजेद जॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब हसीना को पिछले महीने जुलाई विद्रोह से जुड़े मानवता विरोधी अपराधों में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। ट्राइब्यूनल ने बताया कि जॉय पर भी जुलाई विद्रोह के दौरान मानवता विरोधी अपराधों में शामिल होने के आरोप हैं। इसी मामले में तत्कालीन आईसीटी राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है, जो पहले से जेल में हैं। जॉय हसीना सरकार में आईसीटी मामलों के सलाहकार थे। हालांकि वो अमेरिका में रहते हैं और ट्राइब्यूनल के समन का अब तक जवाब नहीं दे रहे हैं। अभियोजकों का कहना है कि उनके खिलाफ आरोप स्पष्ट हैं और ट्रायल में अनुपस्थित रहने के कारण अब गिरफ्तारी वारंट आवश्यक हो गया है। जुलाई 2025 में छात्रों के नेतृत्व वाले हिंसक जन आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका। यह आंदोलन बाद में जुलाई विद्रोह के नाम से जाना गया। आंदोलन के दौरान भारी हिंसा हुई और अंतरिम सरकार ने जनवरी में 834 जुलाई योद्धाओं की मौतों की सूची जारी की। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय में अपनी रिपोर्ट में 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 1400 मौतों का अनुमान दिया था, जिसमें पुलिस और आवामी लीग कार्यकर्ताओं के खिलाफ बदले की हिंसा भी शामिल थी। इसी विद्रोह से जुड़े मानवता विरोधी अपराधों में ट्राइब्यूनल ने पहले ही शेख हसीना और उनके तत्कालीन गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल की मौत की सजा सुनाई है। उनका ट्रायल अनुपस्थिति में हुआ क्योंकि दोनों देश छोड़ चुके हैं। अदालत ने माना कि आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार की कार्रवाई बेहद क्रूर और योजनाबद्ध थी, जिसमें बड़े पैमाने पर हत्याएं और दमन शामिल था। ट्राइब्यूनल ने गुरुवार को एक और मामले में पूर्व विधि मंत्री अनीसुल हक और पूर्व निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान के खिलाफ भी औपचारिक आरोप स्वीकार कर लिए। ये मामला कर्फ्यू लगाने के बाद कथित सामूहिक हत्याओं से जुड़ा है। दोनों नेता पहले से जेल में और अदालत में 10 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। इसी मामले में पूर्व आईसीटी राज्य मंत्री पलक को भी अदालत में पेश होना होगा। इन कार्रवाइयों के बाद बांग्लादेश की राजनीति में तनाव और गहराता दिख रहा है। हसीना उनके सहयोगियों पर लगातार बढ़ती कानूनी कार्रवाई से स्पष्ट है कि जुलाई विद्रोह के बाद नई व्यवस्था पुरानी सत्ता के खिलाफ व्यापक जवाबदेही की प्रक्रिया चला रही है। जॉय के खिलाफ जारी वारंट से यह संकेत मिलता है कि जांच का दायरा अब देश के बाहर बैठे नेताओं तक भी पहुंच चुका है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक उथल पुथल और गहरी हो सकती है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.